हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सम नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इससे भी और जुड़े अध्यायों को और क्लास के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाकर उस पर हर विषय के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जहां जाकर आप सभी विषयों के वीडियो को देख सकते हैं। बेहतर तरीके से वहां पे समझाया गया है। अगर फिर भी आपको कुछ परेशानी हो रही है या समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और भी बेहतर तरीके से उसे समझाया जाएगा, ताकि आपके अंदर कोई समस्या न रहे और जो उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा हो किसी चीज़ के जानने के बारे में, वो भी खत्म हो जाए और हम इन अध्यायों को बेहतर तरीके से सीख पाएँ। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं वो होती क्या है? तो कोई भी जो आपदा होती है या घटनाएं होती हैं, अगर हमारे प्राकृतिक कारणों से हो रही है तो उसे हम प्राकृतिक परिघटनाएं बोलते हैं या घटनाएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कभी कभी देखते हैं कि त्वरित होती है, भूकंप होते हैं, जो सुनामी आती है, ये सभी जो होते हैं, भूस्खलन आता है, ये सभी जो हैं कि हमारी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, जिनसे हमें बहुत सारी जान और माल की क्षति भी होती है। तो इन्हीं सब के विषय में आज हम इस अध्याय में सीखेंगे और देखेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाओं त्वरित तथा भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। त्वरित का मतलब हो जाता है, इसे हम लोग अंग्रेजी में लाइटनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइटनिंग भी कहते हैं। और इसे हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं तो इसे हम लोग आकाशीय बिजली बोलते हैं, वज्रपात भी बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, या त्वरित कहिए। उसके बाद जो भूकंप होते हैं तो इसे हम लोग अंग्रेजी में अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ये भी एक हमारी प्राकृतिक जो आपदाएं होती है या परिघटनाएं हैं। तो इस अध्याय में हम लोग दो त्वरित तथा भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक करके इन चीज़ों को हम समझेंगे बेहतर तरीके से। तो आइए हम 12.1 में त्वरित के बारे में सीखते हैं। तो त्वरित को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो लाइटनिंग बोलते हैं। अब लाइटनिंग क्या होता है, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि जब वायुमंडल में विद्युत आवेश जो होते हैं वो डिस्चार्ज होता है, या विद्युत जो विसर्जन होता है, डिस्चार्ज को ही हम हिंदी में विसर्जन बोलते हैं। तो जो आवेश का जो डिस्चार्ज होगा या विसर्जन होगा, वही हमारा क्या होगा? तो वो जो होता है ना, जब डिस्चार्ज होगा तो वो बड़ी उसमें ऊष्मा और प्रकाश के साथ साथ बिजली भी उत्पन्न होती है और हमें करकराहट के आवाज़ के साथ जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो सुनाई देती है। वही जो त्वरित होता है आकाश में, वही हमारा क्या है? त्वरित है या लाइटनिंग है या आकाशीय बिजली कहते हैं। जैसे कि आप वर्षा के दिनों में आप देख सकते हैं, आंधी तूफान के साथ साथ हम देखते हैं कि आसमान में जो बादल होते हैं उसके पास ही जो टकराते हैं, तो वहाँ जो होता है कि विद्युत आवेश जो होता है डिस्चार्ज होता है, तो उस समय बहुत तेज करकराहट के साथ एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग अपनी कानों से भी सुन पाते हैं। तो वही हमारा त्वरित कहलाता है। और उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए हम इस अध्याय से पढ़ते हैं एक एक लाइन करके। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारी देखी होगी। अब बोल रहा है कि जो हम विद्युत के तार होते हैं तो वो जब ढीले हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि विद्युत खंभों पर चिंगारी देखी जाती है। ये हम अपने कस्बों, गांवों या शहरों में भी देख सकते हैं कि जब विद्युत के जो तार होते हैं अगर ढीले हो जाते हैं और हवा का बहाव होता है तो एक दूसरे से टकरा कर वो बिजली के खंभे जो होते हैं उनकी तार जो होता है कि चिंगारी उत्पन्न करती है। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। पवन का मतलब यहाँ हो जाता है वायु, हम वायु को ही हम पवन कहते हैं। तो ये जब तेज गति से वायु चलती है तो उस समय ये हमें बहुत देखने को मिलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग ढीले होने पर भी चिंगारी निकलते देखी होगी। तो जब हम देखते हैं कि जब हम किसी बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में कोई सॉकेट में जो प्लग लगाते हैं, अगर वो ढीले हो जाते हैं तो उसमें देखिएगा तो छोटी सी एक चिंगारी निकलती देखी होगी, आपने भी देखा होगा। त्वरित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। तो जो हमारा त्वरित है वो भी हम कह सकते हैं कि एक विशाल स्तर की, माने बड़ी सी विद्युत चिंगारी है।
प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। तो जो हमारे पूर्वज थे या प्राचीन काल का समय था, उस समय जो चिंगारी उत्पन्न होती थी तो हमारे जो पूर्वज थे वो उन्हें समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है, अतः वे तड़ित से डरते थे। इसलिए जो जब तड़ित होती थी, आकाशीय बिजली देह होती थी या वज्रपात, सभी एक ही नाम है, तो उस समय वो डर जाते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण ये हुआ है। अब वास्तव में हम जानते हैं कि बादल में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि बादलों में आवेश एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए अवश्य ही सावधानियां बरतनी चाहिए। अब हम चिंगारी जिनके विषय में यूनानी जानते थे, तो जो वो चिंगारी उत्पन्न होती थी उनके विषय में जो यूनानी थे वो जानते थे इनके बारे में। तो 600 ईसा पूर्व, यहाँ पे क्या है 600 ईसा पूर्व है, तो ईसा पूर्व का मतलब होता है, इसे हम लोग अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट भी बोलते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में BC डिनोट करते हैं, और हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं तो इसे हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। एक हमारा आता है AC, क्या आता है AC, इसे हम लोग एमिनो क्रिस्ट बोलते हैं, माने ईसा मसीह के जो जन्म से शुरू होता है, ईसा मसीह के जन्म से शुरू, ये जन्म के से शुरू हुआ है। इसी पर जो होता है कि अभी के आधुनिक जो कैलेंडर होते हैं ये बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे 600 ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। जब हम वो जानते थे कि जब एक फाल को माने फर को जब वो आपस में रगड़ते थे तो वो बालों जैसी जो हल्की चीज़ें होती थी उनको वो आकर्षित कर लेते थे। तो ये चीज़ जो थी कि यूनान के लोग पहले से ही जानते थे 600 BC में ही। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्र को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि जब हम ऊनी वस्त्र या पॉलिस्टर के वस्त्र को उतारते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं शरीर के वो खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे कब में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी तक भी देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया था कि तड़ी तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में ही एक परिघटना है। तो सबसे पहले हमारा जो अमेरिका वैज्ञानिक था 1752 ईस्वी में बेंजामिन, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दर्शाया था जो तड़ी तथा आपके वस्त्रों में जो उत्पन्न चिंगारी है वास्तव में एक ही परिघटना है। तो उत्पन्न चिंगारी जो थी वस्त्रों में और तड़ी दोनों एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। इस तथ्य को जो साकार हुआ साबित किया गया कब? तो मान लीजिए 2000 ईसा पूर्व में ईस्वी में साबित किया गया। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ कणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। अब हम आगे देखते हैं। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु इससे पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। तो जब हम देखते हैं कि जब हम पैमाना को जो होता है, जब हम आप प्लास्टिक के पैमाने जो होंगे उसे हम लोग अपने बालों पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे उसे वो आकर्षित करता है। अब हम 12.2 में रगड़ द्वारा आवेशन पढ़ेंगे कि रगड़ करने से कैसे चार्ज उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेनली हम समझ सकते हैं कि रगड़ का मतलब जो होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रगड़ का मतलब क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का समझिए इलेक्ट्रॉन का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होना ही रगड़ कहलाता है। तो रगड़ में क्या होता है कि जब हम कोई एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे आवेशन होता है, चार्ज की उत्पत्ति होती है। तो यही चीज़ों को हम इसमें समझेंगे।
इसके लिए हम क्रियाकलाप 12.1 को देखते हैं। बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, इसे तेज़ी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को समीप लाइए। अब हमें बोल रहा है कि आप एक बॉल पेन लीजिए और उसकी खाली जो रिफिल हो उसको निकालिए, इसे तेज़ी से किसी पॉलीथीन पे इसको रगड़ेंगे और इसे कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसके समीप ले जाकर देखेंगे। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथ अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। उससे क्या होगा कि उसमें जो आवेशित हुए होंगे कण वो हमारे छूने से या किसी धातु के छूने से वो ख़त्म हो जाएंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसीलिए हमको सावधानी पूर्वक उसको रखना है। और कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे या सूखी पत्तियां होंगी, भूसे होंगे या सरसों के दाने होंगे, उसके साथ हम लोग करेंगे और दोहराएंगे। ठीक है, आगे अपने परीक्षण को नोट कीजिए। अब हम आगे देखते हैं कि जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश जो होता है अर्जित कर लेता है। हम देखते हैं कि जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश जो होते हैं वो अर्जित कर लेते हैं। इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब भी यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। और हम देखते हैं कि जब हम प्लास्टिक की कंघी को भी सूखे बालों से रगड़ते हैं तो वो भी कुछ आवेश जो होते हैं विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। तो इन वस्तुएं जो होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, तो आवेशित वस्तुएं या चार्ज मैटर कहेंगे। आवेशित वस्तुएं कहलाती है। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब हम रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया करते हैं या आवेशित करते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलीथीन हमारा बाल भी क्या होता है, तो आवेशित हो जाता है, वो भी चार्ज हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। अब हम क्रियाकलाप 12.2 को देखते हैं। सारणी 12.1 में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए गए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभवों को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं। तो हम सारणी 12.1 को देखते हैं। हमसे पहला कहा गया है रगड़ी गई वस्तुएं पदार्थ जिससे रगड़ा जाए कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है या नहीं करती है, आवेशित नहीं, आवेशित हो रहा है, चार्ज रहा है या नहीं है, उसके बारे में हमको लिखना है। तो देखिए हमारा पहला है रिफिल। अब रिफिल है तो इसको पदार्थ जिससे रगड़ा जाए तो क्या है, पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र। तो इससे कागज के टुकड़े आकर्षित करती हैं, तो हाँ करती है। ये आवेशित हो जाती हैं, तो हाँ आवेशित हैं, क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। अब हमारा दूसरा है यहाँ पे गुब्बारा और पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र और शुष्क बाल। तो जब हम गुब्बारा को पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र या शुष्क बाल से रगड़ा जाता है दोनों को, तो ये भी जो होते हैं कि आकर्षित करते हैं और ये भी आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ये आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। अब हम रबर को जब ऊन से रगड़ते हैं तो ये दोनों जो होते हैं आवेशित हो जाते हैं और ये कागज़ को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम स्टील के चम्मच को पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो ये जो होते हैं कागज़ के टुकड़े को आकर्षित नहीं करते हैं, ये आकर्षित नहीं करते हैं और आवेशित भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके कण होते हैं, स्टील के चम्मच जो होते हैं वो एक दूसरे को ऋण आवेश तो नहीं करते हैं, चार्ज नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ये थोड़े बहुत चार्ज होते हैं तो इनमें जो आउटर पार्ट होते हैं या किसी के टच में या हाथ के जो हमारे संपर्क आते हैं तो उससे ये दूसरे वस्तु को उतना आवेशित नहीं हो पाते हैं जिससे ये कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर सके। तो ये थोड़ा तो चार्ज होते हैं, थोड़ा सा नेग्लिजिबल माने समझ सकते हैं नगण्यता से, और ये किसी वस्तु को माने आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हम लोग देख सकते हैं तो नहीं ही होगा। ये अब कागज़ के टुकड़े को आकर्षित नहीं करते हैं और आवेशित भी नहीं होते हैं, या थोड़ी सी अब माने नगण्यता से होते हैं, इसीलिए हम लोग आवेशित नहीं कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं 12.3 में आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्वयन क्रिया।
तो आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनके बीच की अन्वयन क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मेनली हम जानते हैं कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं, एक हमारा हो जाता है धन आवेश, दूसरा हमारा हो जाता है ऋण आवेश। क्या हो जाता है? ऋण आवेश, जिसे हम लोग अंग्रेजी में निगेटिव चार्ज भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जिसको हम लोग माइनस के साथ इंडिकेट करते हैं। धन आवेश को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इसे हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। और इनकी अन्वयन क्रिया क्या है? तो जब हमने देखा था कि जो पदार्थ जब इनके धन आवेश होंगे और धन आवेश से संपर्क में आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। या जब माइनस होंगे, ऋण आवेश होंगे और ऋण आवेश के संपर्क में आएंगे तब भी ये प्रतिकर्षित करते हैं। जब असमान धन आवेश हो, जैसे कि प्लस हो और माइनस हो, तो ये आकर्षित करते हैं, या माइनस और प्लस हो ये भी आकर्षित करते हैं। तो ये प्रतिकर्षित करते हैं, ये जो होते हैं आकर्षित करते हैं। तो इसी क्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आइए हम इसके पढ़ते हैं। हम अगले क्रियाकलाप में कुछ अन्य वस्तु सारणी 12.1 में से चुनते हैं। क्रियाकलाप 12.3, दो गुब्बारे फुलाइए, इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब दो गुब्बारे लेने हैं और दोनों को फुलाकर हमको इस प्रकार लटकाना है उन्हें कि वो एक दूसरे को स्पर्श न करें, छुए नहीं। जैसा कि चित्र 12.1 में हमको दिखाया गया है। हमने दो गुब्बारे लिए हैं और ये दोनों अलग अलग लटकाए गए हैं। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए। अब हमें क्या करना है कि उन गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ना है और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? आइए हम अब इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। चित्र 12.2 में हमको दिखाया गया है। दूसरी रिफिल से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 12.1 में हमारा क्या है, तो दो गुब्बारों को हम जब लटकाए हैं तो ये देख रहे हैं कि एक दूसरे को रगड़ने के बाद क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आप धकेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि ये जो दोनों होंगे या तो धन होंगे या दोनों जो होंगे कि ऋण हो सकते हैं। ये जो इनके आवेश होंगे या तो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों जो होंगे ऋणात्मक होंगे। इसीलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं, यहाँ भी इसने रिफिल लिया है और ये भी रिफिल है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो हम एक समान के वस्तुएं लेते हैं तो उनमें जो चार्ज भी होंगे समान ही होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ऋणात्मक है तो इस रिफिल में भी ऋणात्मक होगा, इस रिफिल में अगर धनात्मक है तो इस रिफिल में भी धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो मटेरियल है, पदार्थ है, वो एक ही है। दोनों क्या है? गुब्बारा है। जब समान जो होगा कि पदार्थ जो होगा कि एक समान रहेगा तो उनमें जो चार्ज उत्पन्न होंगे वो भी सामान्य चार्ज उत्पन्न होंगे। जो आवेश हम कह सकते हैं तो उन दोनों पदार्थों में समान आवेश उत्पन्न होंगे, इसीलिए वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुए। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? तो जो दोनों रिफिल होंगे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने इस क्रियाकलाप में जिन वस्तुओं को लिया था वो एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बने थे, माने सेम मटेरियल था, सेम पदार्थ थे। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो क्या होगा? तो जब दो भिन्न बनी हुई पदार्थों से वस्तुओं को आपस में निकट में लाएंगे तो उन दोनों में आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल में अलग अलग चार्ज उत्पन्न होते हैं। अगर एक में धनात्मक है तो एक में ऋणात्मक होंगे, एक में ऋणात्मक होंगे तो ये हमारा धनात्मक होगा। तो धन आवेश और ऋण आवेश बनते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब बी में एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। अब हमें एक रिफिल को रगड़कर धीरे से क्या करना है? गिलास में रखना है।
इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और परीक्षण कीजिए। तो ये हम देख सकते हैं 12.3 में ये हमारा क्या है, तो गिलास में रखा हुआ रिफिल है। और जब हम फूले हुए गुब्बारे को, आवेशित गुब्बारे को जब पास में लाते हैं तो देखते हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेश होने से, मान लीजिए कि अगर ये रिफिल पे हमारा धन आवेश है तो गुब्बारा जो होगा वहाँ पर ऋण आवेश होगा। अगर गुब्बारा पर हमारा धन आवेश है तो रिफिल पर हमारा क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो जब विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब विपरीत आवेश होंगे तो क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए प्रेक्षणों का सारांश करें। तो प्रेक्षणों का हम सारांश करते हैं तो क्या देखते हैं, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एक आवेशित गुब्बारा था वो दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आवेशित रिफिल दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? तो हाँ। क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हमने आगे भी देखा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय मतलब एक प्रकार के, सजातीय का मतलब होता है एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय मतलब अलग आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जब विजातीय रहेंगे तो आकर्षित करेंगे, सजातीय रहेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं। तो मान्यताओं के अनुसार हम क्या देखते हैं कि जब हम रेशम से रगड़ी हुई वस्तुओं को कांच से रगड़ते हैं तो कांच की जो छड़ द्वारा अर्जित जो आवेश होगी वो क्या होगी, धन आवेश होगी, पॉजिटिव होगी। अन्य प्रकार के आवेशों को ऋण आवेश कहते हैं, और जो अन्य प्रकार के आवेश होंगे वो हमें ऋण आवेश कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। दोनों के बीच क्या हो जाएंगे, आकर्षण होते हैं। तो जब आवेशित कांच और पॉलीथीन के रगड़े हुए आवेशित प्लास्टिक के स्ट्रॉ को लाते हैं तो आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए, आपका यह अनुमान? तो प्लास्टिक पर हमने देखा था कि यहाँ जो थे कांच, तो कांच पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने देखा था कि कांच पर जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे तो जो हमारा प्लास्टिक के स्ट्रॉ है उस पर क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ऋण आवेश हो जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए, तो ऋण आवेश होना चाहिए। आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋण आवेश होना चाहिए, तो सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब रगड़ते हैं किसी वस्तु को तो उन पे जो विद्युत आवेश होंगे वो स्थैतिक होते हैं। इसका मतलब स्टैटिक होते हैं, रुका हुआ होते हैं, ठीक है। वे स्वयं गति नहीं करते, वे रुके रहते हैं, वो स्वयं गति नहीं करते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। तो रुके होते हैं इसीलिए उनमें जो गति नहीं करते हैं, इसीलिए उसे स्थैतिक बोलते हैं। लेकिन जब वही जो आवेश होते हैं अगर गति करते हैं तो विद्युत धारा का निर्माण होती है। इसीलिए विद्युत धारा का डिफिनीशन या परिभाषा हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, मतलब गति के, इलेक्ट्रॉन को गति को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। क्या कह सकते हैं, तो इसे आसान भाषा में हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा के जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, गति को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। तो हमने कक्षा 6 से ही देख रहे अध्याय में विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं आवेशों का प्रवाह ही है। तो यहाँ आवेशों का प्रवाह हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। क्या है,
इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। हमने देखा भी था कि जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं परमाणु से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इसके केंद्रक में होते हैं, नाभि में होते हैं। जो किसी भी पदार्थ के नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गमन करते रहते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है आवेश का प्रवाह है या आवेश है। इसी से हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उत्पन्न होता है। अब हम आगे 12.4 में आवेशों का स्थानांतरण देखते हैं। तो आवेश जो होते हैं, चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रॉन कहिए, तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है उनका स्थानांतरण कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम क्रियाकलाप 12.4 को देखते हैं। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र 12.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्युमिनियम की पन्नी लगभग 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे, जैसा कि चित्र 12.4 में हमें दिखाया गया है। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। परीक्षण कीजिए क्या होता है, क्या पन्नी की पट्टी पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है अथवा आकर्षित करती है। जब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टी सामान्य रूप से व्यवहार करती है। क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टी एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती है। जैसा कि चित्र 12.4 में हम देख सकते हैं, ये हमारा सरल विद्युतदर्शी का जो है कि चित्र दिया गया है। एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टी पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। तो जो एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टी होती है वो पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। हमने ये भी देखा था कि जो सामान्य आवेश की पट्टियां होती है वो एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करती है और वे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। तो कोई वस्तु आवेशित है, चार्ज्ड है या नहीं है, इसका पता हम लोग विद्युतदर्शी द्वारा लगाते हैं। और इस युक्ति को जिस पता करने का जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टी में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टी को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टी सिमट जाती है। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टी का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो हमारे बार बार स्पर्श करने से क्या होता है कि जो पन्नी की पट्टी रहती है वो सिमट जाती है। इसका कारण यह होता है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टी का जो आवेश होता है वो हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टी अनावेशित है। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पन्नी की पट्टी है वो क्या है, अनावेशित है, माने अनचार्ज्ड है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कन या हम लोग
अर्थिंग कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? अर्थिंग भी कहते हैं। तो इसको हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं। तो किसी भी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को हम लोग भूसंपर्कन कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कन की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम लोग अर्थिंग कहते हैं। तो हर घर में जो वायरिंग होती है उसमें अर्थिंग की व्यवस्था की हुई रहती है, ताकि विद्युत जो आघात हो उससे हम लोग बच सके। अब हम आगे 12.5 में त्वरित की कहानी पढ़ते हैं। जो बिजली की अति होती है, जो हमारा लाइटनिंग, वो क्यों होता है उसके बारे में जो कहानी है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब रगर द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर त्वरित की व्याख्या करना संभव है। तो हमने रगर द्वारा जो आवेश उत्पन्न हुए हैं उसके आधार पर हम लोग जो त्वरित होंगे उसकी व्याख्या को करना हमारे लिए अब आसान हो जाएगा। हम लोग आसानी से इन चीज़ों को समझेंगे। गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है। तो जब गरज वाले तूफानों के बनते समय जो वायु की धाराएं होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। तो जो हवा की चाल होगी, हवा का जो बहाव होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जो हवा का चाल होगा ऊपर की तरफ होगा, जबकि जल की बूंदों की दिशा होगी वो नीचे की तरफ होती है। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। तो इनसे इस जो तेज गति होती है, प्रबल गति होती है, तो इससे क्या होता है कि आवेश जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं एक प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं, और जो बादल होते हैं उनके ऊपरी किनारे जो होते हैं उनके निकट जो होते हैं कि धनावेश एकत्र हो जाते हैं, माने पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, तथा जो ऋण आवेश होते हैं वो बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो धन आवेश रहते हैं ऊपरी किनारे पर संचित हो जाते हैं बादल के, और जो ऋण आवेश होते हैं वो निचली किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धन आवेश का संचयन होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है, जो संचित आवेश का जब मान होगा वो अधिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों को प्रवाह को नहीं रोक पाती है। और जो वायु होती है वो क्या है? तो विद्युत का हीन चालक है। जो आवेश के जो प्रवाह है, बहाव होंगे, चाल होंगे, गति होंगे, वो क्या करता है? रोक नहीं पाता है विद्युत का कुचालक होने के कारण। इसलिए ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं। इसीलिए जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं आपस में मिलते हैं, और प्रकाश की चमकीली धाराएं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, और जिसके कारण प्रकाश की चमकीली धाराएं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे हम त्वरित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरित के रूप में देखते हैं, लाइटनिंग के रूप में देखते हैं। और इस जो प्रक्रिया होती है वो हम विद्युत विसर्जन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, या हम लोग इसका त्वरित भी बोलते हैं। और प्रक्रिया जो होगा विद्युत विसर्जन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है। और धन आवेश क्या है? ऊपरी सिरा पर है, ऊपरी सिरा, बादल के ऊपरी सिरा पर। और देख सकते हैं यहाँ जो ऋणात्मक है, ऋण चार्ज है, वो बादल के निचले सिरे हैं, निचली या नीचे सिरा पर है। और जो हमारा पृथ्वी का सरफेस है, ये पृथ्वी का सरफेस है, यहाँ भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। क्या बना रहता है? पॉजिटिव बना रहता है। तो जो चार्ज होते हैं वो, तो वायु क्या है? ये जो होते हैं कुचालक होते हैं। वायु हमारा क्या हो जाता है? कुचालक। तो ये जो होते हैं कि विद्युत को रोक नहीं पाते हैं और विद्युत का संचरण होने लगता है। तो ये जो निगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करने से क्या होता है? ये हमें बिजली आकर्षित करने से क्या होता है? बिजली उत्पन्न होती है और कड़ाके की ध्वनि के साथ सुनाई पड़ती है। इसे ही हम लोग त्वरित कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित कहते हैं, या इसको हम लोग अंग्रेजी में लाइटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। और ये जो हमारा प्रक्रिया होता है वो विद्युत विसर्जन होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? विद्युत विसर्जन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी हम लोग कहते हैं।
डिस्चार्ज। ये प्रक्रिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच होता है। तो जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया है वो दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तो जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया होगी वो या तो दो या दो से अधिक बादलों के बीच होगी या बादलों या पृथ्वी के बीच भी हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति त्वरित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि त्वरित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के उपाय करने आवश्यक है। जो त्वरित होती हैं उनके गिरने से जीवन और संपत्ति की बहुत हानि होती है, तो इसके लिए इससे बचाव के लिए भी उपाय करने आवश्यक है। हम 12.6 में त्वरित से सुरक्षा माने लाइटनिंग से हम लोग कैसे सुरक्षा महसूस करेंगे और कैसे सुरक्षित रहेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। त्वरित एवं झंझा गरजने वाले तूफान के समय जब कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, तो जो त्वरित होती है या झंझा होता है गरजने वाला तूफान, उस समय जो होता है कि कोई खुला स्थान जो होता है सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए हमें गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। तो हम लोग जब गरज सुनेंगे तो हम उसी समय तुरंत जो सेफ जगह होगा वहां पहुंचेंगे। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, और जब हम अंतिम गर्जन सुन लेंगे उसके कुछ देर बाद ही बाहर सुरक्षित स्थान से बाहर आएंगे। सुरक्षित स्थान का पता लगाना, तो जो सुरक्षित स्थान हो उसका हम लोग पता कैसे लगाएं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है, तो कोई भी मकान हो या भवन हो वो हमारा सुरक्षित स्थान होता है त्वरित के लिए। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां अथवा दरवाज़ा जो होता है वो बंद कर लीजिए, ये भीतर सुरक्षित रहेंगे। यदि हम ट्रैवल कर रहे हैं और त्वरित हो रही है तो उस समय जो हमारे वाहन की विंडो या डोर होंगे, दरवाजे या खिड़कियां होंगी, उसे हम लोग बंद कर लेंगे, तो भीतर जो होगी हम सुरक्षित रहेंगे। अब हम त्वरित झंझा के समय क्या करें क्या न करें। जब त्वरित हो तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाहर खुले में खुले वाहन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। तो जो खुले वाहन है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, निर्माण कार्य हेतु मशीनें हैं, खुली कार है, ये सभी सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान त्वरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तो ऐसे सभी स्थान हैं जो हमें त्वरित से सुरक्षा नहीं करते हैं। त्वरित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, और जब त्वरित हो और उस समय हम छाता लेकर जाए ये भी हमारा विचार सही नहीं है। यदि आप वन में है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि हम मान लीजिए कि किसी वन में हो तो हमें हमेशा छोटे वृक्षों के नीचे रहना चाहिए, शरण लेना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में है जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर पर खड़े रहें। अगर मान लीजिए कि हम जो किसी खुले स्थान पर है तो जो भी वृक्ष हो उससे मने अलग दूर हटकर मने खुले स्थान में खड़े रहेंगे। ज़मीन पर न लेटे बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए बल्कि ज़मीन पर हम लोग सिमट कर इस प्रकार बैठ जाना चाहिए। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग बहुत कम ही लक्ष्य बन जाएंगे उसके आघात को झेलने के लिए। जैसा कि चित्र हम लोग 12.6 में देख सकते हैं। अब हमें घर के भीतर, यदि हम घर के भीतर हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है त्वरित एक विद्युत विसर्जन है। तो जो त्वरित है वो क्या है, तो विद्युत विसर्जन है। त्वरित झांझा के समय हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। जब त्वरित हो तो उस समय हम लोगों को छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है। तो जो फ़ोन होंगे मोबाइल फ़ोन वो सुरक्षित है और बिना डोरी वाले जो फ़ोन है वो सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्ता नहीं है।
कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारा युक्त फ़ोन से आपकी बातें सुन रहा है। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम जो है कि मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं या बिना डोरी वाले फ़ोन से फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति पे फ़ोन कर रहे हैं वो टेलीफोन से बात ना कर रहा हो, वो भी मोबाइल से हो, तब सेफ़ है। अगर वो भी टेलीफोन से बात कर रहा है तो ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तारयुक्त फ़ोन जो है कि सेफ़ नहीं है। बहते जल से संपर्क से बचने के लिए त्वरित झांझा के समय स्नान से बचना चाहिए। तो जो बहते हुए जल के संपर्क से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्नान से भी बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों को, प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। जो कंप्यूटर हो, टीवी हो और विद्युत उपकरण हो तो उनके सब प्लग से भी सॉकेट को निकाल कर हमें रख देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। तो विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट है, उन्हें हम लोग जलाए रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं त्वरित चालक। तो त्वरित चालक क्या होते हैं? त्वरित चालक जो है कि एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो जो त्वरित चालक होते हैं वो एक युक्ति है जिसका उपयोग हम लोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए करते हैं। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रहता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। तो जो धातु की छड़ होती है वो क्या करती है? तो विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने में एक सरल रास्ता बन जाती है, सरल पाथ बन जाता है और वो जो जमीन के अंदर जाके अर्थिंग का काम करता है और इससे क्या होता है? तो विद्युत आवेश डिस्चार्ज हो जाते हैं। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार, जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारे बचाव करते हैं, परंतु त्वरित झांझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। लेकिन जब हमारा त्वरित और झांझा हो तो इन्हें हम लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तो हम लोग इससे बच सकते हैं। जैसा कि चित्र 12.7 में देख सकते हैं, त्वरित चालक को दिखाया गया है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हमारा त्वरित चालक का वाला एक चालक है। ये जो हमको घरों के सबसे ऊंची दीवार से जो वायु में क्या है? खुला है, वायु में खुला है और ये सीधा धरती के नीचे एक तांबे की प्लेट से जुड़ा हुआ है। जब त्वरित होता है तो ये विद्युत आवेशों को आवेशित करके सीधे हमारे ज़मीन के अंदर जो भेज देती है और यहाँ भू के संपर्कन में आकर ये क्या हो जाती है? विद्युत विसर्जन हो जाती है, माने डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे हम लोग त्वरित से बच सकते हैं। अब हम 12.7 भूकंप को देखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में अर्थक्वेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। तो हम लोग अर्थक्वेक को आसान भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के हिलने की प्रक्रिया ही भूकंप कहलाता है। तो जब हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह जब हिलने लगती है तो यह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो भूकंप जो होते हैं मेनली हम लोग भूकंप मापी से इसको मापते हैं, जिसे हम लोग सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं, या इसे एक पैमाना होता है जिसे हम लोग रिएक्टर स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। ये स्केल जो होता है कि कितना भूकंप हुआ उसका हम लोगों को माप देता है या स्केल पर इंडिकेट करता है। तो क्या होते हैं इसे हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं। आपने अभी त्वरित झांझा, त्वरित के विषय में अध्ययन किया। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे त्वरित झांझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि त्वरित झांझा होती है तो इसके साथ सदैव त्वरित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। तो हम देख सकते हैं कि यदि त्वरित झांझा होती है तो इसके साथ सदैव जो होती है त्वरित या चक्रवात होने की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय के लिए हमारे पास समय होता है। अब हम आगे देखते हैं। तथापि यह ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं, यह है भूकंप। और जो त्वरित है उसकी तो हम लोग जान सकते हैं, मौसम विभाग हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा अर्थक्वेक है, भूकंप है, उसके बारे में हम लोग अभी तक जो
ऐसी कोई युक्ति नहीं आई है जिससे हम लोग उसको जान सके और ऐसी परिघटनाओं से बचने के लिए सोच सकते हैं। जो भूकंप होते हैं वो हमें विशाल स्तर पर जीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकते हैं। 8 अक्टूबर 1905 को भारत में उत्तरी कश्मीर चित्र 12.8 में के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। तो ये डेट कितना था? तो 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। तो ये जो हमारे देश में होने वाले दो महत्वपूर्ण भूकंप जो हैं, क्रियाकलाप 12.5 को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति के अपार क्षति के बारे में पूछिए। तो ये जो दो बड़े भूकंप हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप अपने माता पिता से इन घटनाओं के बारे में पूछ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाली कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। जैसा कि आप चित्र 12.8 में देख सकते हैं, ये कश्मीर में हुई भूकंप है जो 8 अक्टूबर 2005 को हुई थी। कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 2005 को हुई थी और ये उसी का चित्र है। ये जान माल दोनों की इसमें बड़ी क्षति हुई थी। तो आप इसके बारे में अपने माता पिता से जान सकते हैं और इसके जो उस समय जो न्यूज़पेपर होंगे या पत्रिकाएं होंगे, समाचार पत्र होंगे, उससे जो क्षति हुई थी उसकी ये चित्र जो होगा इकट्ठा कीजिए और इसका एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, जो भूकंप होते हैं वो बहुत कम समय तक रहता है। पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। तो जो भूकंप होते हैं वो बहुत कम समय के लिए होते हैं और ये जो होता है कि पृथ्वी का कंपन तथा अथवा कोई झटका है, यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतरी गहराई में कुछ गड़बड़ होने के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। जो भूकंप की परिघटनाएं होती हैं वो हर समय हर जगह होती रहती है। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। जो विशाल भूकंप होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भूकंप होते हैं तो जो बाढ़ होंगे, भूस्खलन होंगे या सुनामी होंगे। बाढ़ को हम लोग फ्लड बोलते हैं, भूस्खलन के लैंडस्लाइडिंग और सुनामी को सुनामी ही बोलते हैं। हो सकते हैं 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई। और महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होंगे उसे तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे अपार हानि हुई थी। अब हम क्रियाकलाप 12.6 को देखते हैं। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा आस पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। अब भूकंप का क्या कारण है, भूकंप क्यों आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे। जो हमारे प्राचीन काल में जो समय में जो हमारे पूर्वज थे वो भूकंप कैसे आती है उसका सही कारण नहीं जानते थे। अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, अब हम यह जानते हैं कि
पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपरपट्टी कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे हम भूपरपट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भूपरपट्टी बोलते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। इसमें जो होती है कि वो प्रचुर मात्रा में सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है, जिसे हम लोग सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। इसकी जो औसत गहराई होती है वो 24 किलोमीटर होती है, और इसकी जो गहराई है वो 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की गहराई को ये वैरीज करता है। तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है वो भूपरपट्टी कहलाती है। इसकी जो भूपरपट्टी के बाद की परत होती है ये हमारा प्रवार, या इसे हम लोग मेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल भी बोलते हैं। इसमें जो होती है तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। इसमें क्या होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, जिसे हम लोग सीमा के नाम से भी जानते हैं। ऊपर वाले परत को हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सियाल। और जो मेंटल है या प्रवार है, इसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा होता है वो बाह्य क्रोड है, और ये हमारा आंतरिक क्रोड है। तो जो बाह्य क्रोड होते हैं या आंतरिक क्रोड होते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में हमारा निकेल और लोहा पाया जाता है, जिसे हम लोग नीफे भी बोलते हैं। तो इसमें प्रचुर मात्रा में हमारा क्रोड में क्या पाया जाएगा? निकेल और लोहा पाया जाता है, फेरम पाया जाता है। तो ये हमारा जो है कि पृथ्वी का जो आंतरिक जो संरचना होती है उसकी चित्र है। तो जो हमारा मेंटल होता है उसका जो औसत ऊंचाई है लगभग 29 गहराई जो है, ऊंचाई माफ़ कीजिएगा, 2900 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। और जो हमारा क्रोड होता है वो 2900 किलोमीटर से लेकर जो हमारा पृथ्वी का जो केंद्र होगा वहाँ तक इसकी गहराई होती है। तो 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, कितना? पृथ्वी के केंद्र तक जो इसकी गहराई होती है। तो ये हमारा जो होता है कि संपूर्ण जो है पृथ्वी की संरचना है, ये आंतरिक संरचना है। तो जो हमारे पेड़ पौधे सभी होते हैं वो पृथ्वी के भूपरपट्टी पर ही होते हैं, क्रस्ट पर ही होते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस चीज़ों को कि जो पृथ्वी की परत होती है वो एक खंड में नहीं होती है, यह टुकड़ों में विभाजित होती है। यह प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। तो जो ये प्रत्येक टुकड़े में विभाजित होती है जिसे हम लोग प्लेट के नाम से जानते हैं। जैसा कि चित्र 12.10 में दिखाया गया है, ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण, जैसा कि आप चित्र 12.10 में देख सकते हैं, ये हमारा पृथ्वी का प्लेट है। ये जो हमारा है वो इंडियन प्लेट है, ये जो हमारा इंडियन प्लेट है, ये जो है हमारा अरेबियन प्लेट है, और ये हमारा यूरेशियन प्लेट है। ये जो हमारा है कि वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? वर्ल्ड मैप है, विश्व का मानचित्र है। विश्व मानचित्र में जब हम अपने भारत देश को लेते हैं तो ये देखते हैं कि इससे सटे हुए जो हमारे हैं ये हमारा इंडियन प्लेट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा अरेबियन प्लेट है। क्या है? हमारा अरेबियन प्लेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारा यूरेशियन प्लेट है। क्या है? ये हमारा यूरेशियन प्लेट है। तो भारत जो है कि मेनली 3 प्लेटों से घिरा हुआ है। तो टक्कर के कारण जो होती है वो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। तो जब ये आपस में प्लेट जो होता है कि आपस में रगड़ खाती है तो जो एक प्लेट होती है वो दूसरे प्लेट के नीचे आ जाती है। जैसा कि चित्र में आप 12.11 में देख सकते हैं, ये जो मान लीजिए एक प्लेट है और ये जो एक प्लेट है, तो जब ये आपस में रगड़ खाती है तो ये प्लेट इसके नीचे चली आएगी और ये जो प्लेट होगी ऊपर चला आएगा। तो टकराती प्लेटें ये एक दूसरे से टकरा रही है, और ये जो होती है कि ये एक दूसरे से टकरा रही है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से रगड़ खा रही है। ये इधर स्लाइड कर रहा है, ये अप डाउन की ओर स्लाइड कर रहा है। तो इसके कारण भूपरपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो इसी के कारण जो होते हैं कि भूपरपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं या डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। यही जो विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस होता है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। यही जो डिस्टर्बेंस प्लेटों का होता है वही हमें भूकंप के रूप में पृथ्वी के भूपरपट्टी या सतह पर दिखाई देते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं,
ये हमारी पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ कभी रगड़ खाती है और एक दूसरे से टकराती है। जब टकराती है तो एक दूसरे पर चली जाती है और एक प्लेट दूसरे पर, और जब ये रगड़ खाती है तो रगड़ खाकर एक प्लेट दूसरे प्लेट से आगे खिसक जाती है। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाला भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो हम देखते हैं कि पृथ्वी का स्पंद ज्वालामुखी के फटने से भी हो सकता है, किसी उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने से भी हो सकता है, या किसी भूमिगत अगर नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होते हैं। लेकिन जो हमारे विश्व में अधिकांश भूकंप जो होते हैं वो पृथ्वी के प्लेट की गतियों के कारण ही होते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे दुर्बल क्षेत्र होंगे प्लेटों की, वहाँ पे भूकंप आने की संभावना क्या होगी, बहुत अधिक हो जाती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं। तो इन जो दुर्बल क्षेत्र होंगे उन्हें हम भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। तो इन्हें हम भूकंपीय क्षेत्र कहेंगे या भ्रंश क्षेत्र कहेंगे। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध गंगा के मैदान हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंपीय जो क्षेत्र हैं वो भारत के वो हमारे कश्मीर हैं, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय हैं, समस्त उत्तर पूर्व है, कच्छ का रण है, राजस्थान है, सिंध और गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ये जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ चित्र में, ये देखिए हमारा ये क्या है, ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, ये तिब्बत का पठार है, ये हमारा हिमालय पर्वत हो गया, ये हमारा हिमालय पर्वत है, ये हमारा जो है ये मैदान वो हमारा गंगा का मैदान है, ये हमारा गंगा सिंध गंगा का मैदान है। ये जो हमारा पर्वत होता है ऊपर वो माउंट एवरेस्ट है, ये हमारा इंडियन प्लेट है, और नीचे हमारा हिंद महासागर है। जैसा कि चित्र 12.12 में हम देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। किसी भूकंपीय शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। कोई भूकंप कितना शक्तिशाली है या कितनी शक्ति है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल के द्वारा हम लोग मापते हैं। अत्यधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाना का परिणाम 7 से अधिक होता है। तो जब भूकंप का परिमाण अगर 7 से अधिक हो तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत विनाशकारी भूकंप है। अधिक विनाशकारी जो भूकंप होंगे उसका मान जो होगा कितना होगा, तो 7 से अधिक होगा। रिएक्टर पैमाने पर वो 7 से अधिक होगा। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का जो परिमाण था वो 7 से अधिक था। तो जो हमने देखा था कि जो हमारा गुजरात में और कश्मीर में भूकंप आए थे उनका मान जो था कि 7.5 से अधिक था। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंग उत्पन्न करते हैं। जो भूस्पंद होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर तरंग उत्पन्न करते हैं, वेव उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा कि चित्र 12.13 में दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 12.13 में ये भूकंप लेखी हमारा उपकरण है। ये हमारा डोरी है, ये हमारा पेन होता है, ये जो होता है घूर्णी ड्रम है, ये चार्ट पेपर है, और ये टेक है। ये लोलक जो होता है कि जब हमारा भूकंप जो कंपन करेगा तो यही जो होता है कि भूकंप लेखी जो स्केल पर प्रदर्शित करते हैं और दिखाते हैं मान को कि कितना कंपन हो रहा है या तरंग हो रहा है। यह उपकरण मात्र कंपमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन कंपन करने जब भूस्पंद होंगे तो ये दोलन करने लगते हैं। इसके कंपनमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि 12.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं, जैसा कि चित्र आप 12.14 में देख सकते हैं। ये हमारा भूकंप चित्र है।
तो जो ये होते हैं ये हमारा फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। जहाँ भूकंप का ये हम समझ सकते हैं कि ये केंद्र है। ये क्या है? केंद्र हो जाते हैं। जब जो कंपन होते हैं, भूकंप होते हैं, वो ऊपर दिखाई देते हैं पृथ्वी की सतह पर, ये हमारा अधिकेंद्र कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। और जो ये सरफेस है ये हमारा पृथ्वी का पृष्ठ है। और जो ये वाइट कलर के आप देख रहे हैं चित्र में, यही हमारा भूकंपी तरंगे हैं। क्या है? ये हमारा भूकंपी तरंगे हैं। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसीबेल एक अन्य उदाहरण है। रिएक्टर पैमाना रेखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षति विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। तो ये कितनी गुनी अधिक होती है? तो 1000 गुनी अधिक होती है। अब हम देखते हैं आगे भूकंप से बचाव। भूकंप से हम लोग कैसे बचेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा है कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, हमें रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। किसी योग्य आर्किटेक्ट हो या संरचना इंजीनियर हो, उससे हम लोगों को सलाह लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। अलमारियों इत्यादि को दीवार के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है। तो जो अलमारी हो उन लोगों को हम लोगों को हमेशा दीवार के साथ सटाकर जड़कर रखना चाहिए, वो अच्छा होता है जिससे वे आसानी से न गिरे। अब हम आगे देखते हैं दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि को दीवार से लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप रोधी प्रतिरोध मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। अब हम आगे देखते हैं भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के निम्नलिखित उपाय। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि आप घर में हैं तो क्या करना चाहिए? यदि हम घर में हो तो यदि किसी मेज के नीचे आश्रय ले, झटकों के रुकने तक वहीं रहे। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। और हम लोगों को यदि हम घर में हैं तो ऐसी ऊंची या भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे जो हम पर गिर सकती है। यदि हम बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर पर तकिए से बचाव करें। यदि हम घर से बाहर हो तो क्या करना चाहिए हमें? तो भवन, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर खुले स्थान पर को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकले। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकले। जब भूस्पंदन रुक जाए, धरती का जो कंपन करना रुक जाए, तब हमें बाहर निकलना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि इस अध्याय में हमने किन किन चीज़ों को देखा है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने पहले इस अध्याय में देखा था कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो अन्य वस्तुओं से रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है या आवेशित हो जाती हैं। तो कुछ वस्तुएं होती हैं जो अगर आपस में उन्हें रगड़ा जाए तो क्या होती हैं? वे आपस में आवेशित हो जाती हैं और वे आवेश को उत्पन्न कर सकती हैं। और वे आवेश जो होते हैं अगर सामान्य अलग अलग हो, पदार्थ अलग अलग हो, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अगर पदार्थ सेम हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी। ये भी हमने देखा था।
हमने आगे देखा था कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। तो आवेश मेनली दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, जिसे हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज भी कहते हैं। आगे हमने देखा था कि जो सजातीय होते हैं, माने एक समान होते हैं जो पदार्थ, वो क्या करते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई हमारा जो प्लस चार्ज हो, अगर यहाँ भी प्लस चार्ज हो तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सजातीय होंगे। या ऋणात्मक चार्ज हो, ऋणात्मक आवेश हो, ऋण आवेश हो, और ये भी ऋण आवेश हो, तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो होते हैं वो सजातीय चार्ज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इस प्रकार के चार्ज? सजातीय चार्ज कहलाते हैं। तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विजातीय जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ धन आवेश है, अगर ऋण आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए कि ऋण आवेश है और धन आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे हमने देखा था कि रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। तो जब कोई दो वस्तुओं में रगड़ होती है तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होते हैं वो स्थिर आवेश होती है, स्टैटिक आवेश होते हैं। अगर उनमें भी गति आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा कहलाने लगेगी। तो उनसे जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उनमें जो होती है कि आवेशित तो होती हैं लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए वो स्थिर आवेश है, वो गतिमान नहीं होती हैं। इसे हम लोग स्टैटिक चार्ज भी बोलते हैं। आगे हमने देखा था कि जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। तो हमने देखा था कि जो आवेश होती हैं अगर वो गति करने लगती है तो वही विद्युत धारा का निर्माण करती है। और आवेश का गति करना मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह का दर होना, या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। आगे हमने देखा था कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा था कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसकी पहचान हम लोग विद्युतदर्शी के द्वारा करते हैं। हमने आगे देखा था कि जो किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी से में स्थानांतरित करने को भू संपर्कन कहते हैं, जिसे हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अर्थिंग बोलते हैं। ये भू संपर्कन है। तो जब कोई भी आवेशित वस्तु हो और उससे आवेश प्रवाह हो रहा हो तो उस आवेश को अगर हम लोग जमीन के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, तो हमारा भू संपर्कन कहलाता है। आगे हमने देखा था कि जब बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होती है। तो जो हमारा लाइटिंग होता है या लाइटनिंग है या त्वरित है, वो बादलों तथा पृथ्वी के बीच या विभिन्न दो बादलों के बीच भी विद्युत का विसर्जन हो सकता है, जिससे त्वरित उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग विद्युत विसर्जन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते थे। आगे हमने देखा था कि जो त्वरित आघात हैं वो जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। तो जो लाइटनिंग होते हैं वो हमारे जीवन में भी आघात या संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए और जब त्वरित हो तो हमें सेफ जगह पर चला जाना चाहिए। आगे हमने देखा था कि त्वरित चालक भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाया जा सकता है। तो जो त्वरित चालक होते हैं वो क्या करते हैं, तो भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाया जा सकता है। इसके लिए हम भवनों को ऊपर जो होते हैं कि एक धातु को तार को वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं और उस धातु के तार को सीधे हम लोग ज़मीन की गहराई में कुछ दूर जाकर छोड़ देते हैं। जो धातु के प्लेट होते हैं तो वो जब त्वरित होते हैं तो उससे जो आवेश होते हैं वो सीधे आवेश को लेकर धरती के अंदर छोड़ देते हैं, तो उससे भू संपर्कन हो जाता है और आवेश डिस्चार्ज हो जाते हैं, विद्युत का विसर्जन हो जाता है। आगे हमने देखा था कि जो पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को भूकंप कहते हैं। यदि पृथ्वी अचानक थरथराने लगती है या कांपने लगती है तो ये प्रक्रिया हमारा भूकंप कहलाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में अर्थक्वेक भी कहते हैं। इसे हमने देखा था कि इसे हम लोग रिएक्टर स्केल के सहायता से मापते हैं, या जिसे भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। तो भूकंप को हम लोग सिस्मोग्राफ से भी मापते हैं और एक स्केल आता है रिएक्टर स्केल, उससे भी भूकंप का पैमाना मापा जाता है कि कितना है, 7 रिएक्टर स्केल है या 7.5 आती है। हमने ये भी देखा था कि जो 7.7 से ऊपर के जो रिएक्टर पैमाने के जो भूकंप होते हैं वो सबसे विनाशकारी होते हैं। ये इससे अधिक जो होंगे वो सबसे विनाशकारी होंगे। क्या होते हैं, तो ये सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं।
हमने कुछ क्षेत्रों को बारे में भी देखा था कि हमारा जो हिमालय के क्षेत्र होते हैं या कश्मीर वाले क्षेत्र हैं, राजस्थान है या कच्छ के क्षेत्र हैं, ये सभी जो भूकंप क्षेत्रीय हैं जहाँ भ्रंश क्षेत्र हैं जहाँ पे भूकंप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आगे हमने देखा था कि भूपर पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। तो हमने देखा था कि जब पृथ्वी के अंदर भूपर पट्टी के अंदर उनके गहराई में विक्षोभ के कारण जब उनके प्लेटों के बीच में डिस्टर्बेंस होता है तो भूकंप आते हैं। जब प्लेटों में डिस्टर्बेंस आएंगे या स्लाइडिंग कर सकते हैं या एक दूसरे से टकरा जाते हैं तब हम उनमें विक्षोभ आने लगते हैं, उसी कारण भी हमारा भूकंप आता है। हमने आगे देखा था कि भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। जो भूकंप आते हैं उनका जो भविष्यवाणी है कि हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, इसका कोई भविष्यवाणी संभव ही नहीं है। आगे हमने देखा था कि पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो जो पृथ्वी की प्लेट होती हैं उनके सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति जो होती है कि होती रहती है, और जो कमज़ोर प्लेट होते हैं, दुर्बल प्लेट होते हैं, वहाँ ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है। ऐसे क्षेत्रों को हम लोग भ्रंश क्षेत्र या भूकंपी क्षेत्र बोलते हैं। आगे हमने देखा था कि किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। तो कोई भी जो भूकंप हो उसका ऊर्जा का जो माप होगा रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जो होंगे जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 7 से अधिक माप वाले जो भूकंप होंगे वो अधिक विनाशकारी होते हैं और जो भूकंप से जीवन और संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। तो भूकंप की जो विनाशी ऊर्जा की माप जो होगी किस में होगी? रिएक्टर ऊर्जा की माप रिएक्टर स्केल में। और भूकंप को किस में मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ में। भूकंप को किस में मापेंगे? सिस्मोग्राफ में। और उसकी ऊर्जा को किस में हम लोग मापते हैं? रिएक्टर पैमाने या रिएक्टर स्केल से मापते हैं। आगे हमने देखा था कि हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। हमें भूकंपों से बचने के लिए हमें आवश्यक सावधानियों को बरतना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि यदि हम घर में हो तो हमें वहाँ पे नहीं खड़े रहना चाहिए जहाँ भारी चीज़ें रखी हो, वो हमारे शरीर पर गिर सकता है। यदि हम बेड पर लेटे हुए हो तो हमें लेटे रहना चाहिए और सर पर तकिया धर लेना चाहिए। यदि हम बाहर हो तो हमें क्या करना चाहिए? बड़े वृक्षों के सब पास में नहीं खड़ा होना चाहिए, या जहाँ से विद्युत वायर गए हों वहाँ भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। खुले स्थानों में जाकर खड़े रहना चाहिए। तो इन चीज़ों सभी से हम भूकंप से बच सकते हैं और इन सभी सावधानियों को हम लोगों को बरतनी चाहिए। इस तरह से हमारा अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस अध्याय से या मेरे वीडियो में किसी भी अध्याय से आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे और भी बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।